सीएम खुद आके इनॉग्रेशन किए थे, डिप्टी सीएम आके घूम चुके हैं, बहुत सेंट्रल मिनिस्टर्स घूम चुके हैं। मानना है कि जितना आमदनी खेती में है उतना कोई चीज़ में नहीं है। खेती एक साइंस है। इतना बड़ा खेत है और इसमें बस एक आदमी चाहिए, खाद दे दिए, पानी दे दिए, काम खत्म। बिल्कुल। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी है ना? हर एक पौधे को पानी और खाद पाइप से आता है। कंप्यूटराइज्ड इरिगेशन, फर्टिगेशन, छोटा सा पोल देख रहे हैं जो हमारे मोबाइल पे हर एक घंटे में हमको बताता है कि हमारे सॉइल में। अगर मैं बनाना की बात करूं तो सर 1 एकड़ में कितने बनाना पेड़ लगाया जा सकता है? लगभग 1300 कुछ। कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन अगर हम बात करें, लगभग 80,000 रुपए आपको काट के 2 लाख से ऊपर आमदनी होता है। तो जब धूप में ही खड़ा रहना है तो प्रोडक्ट ऐसा चुनिए ना जो तिगुना चौगुना आपको दे। ये कितने लगभग कितने क्रॉप्स हैं जिसको आपने? सब मिला के लगभग 16 फ्रूट कर रहे हैं। अच्छा। पूरे इंडिया से अब जब गुजरात और तमिलनाडु और आंध्रा से किसान यहाँ आने लगे देखने के लिए, क्योंकि हम तो उन लोग को बेंचमार्क मार देते हैं, मार्जिन है तब तो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, साल भर में कितने का बिजनेस आप कर लेते हैं? फार्म का 2 करोड़ का टर्नओवर है और नियर फ्यूचर कोई एक बिंदु आप बोलिएगा टच करने, क्योंकि मेरा 38 साल का अनुभव है लैंड रिकॉर्ड्स। हाँ। कि ये सबसे बड़ा कारण है बिहार को पिछड़ा रहने का। फिलहाल बिहार में खेती के अलावा बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं है। बिल्कुल। हमारा जो पूरे भारतवर्ष है उसमें मिथिला को एक बहुत बिंदी की तरह देखा जाता है। तो आप मिथिला क्षेत्र से ही हैं, आपका इसके प्रति क्या भाव है? नमस्कार, जय हिंद, जय मिथिला। मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं स्टैंड विथ मिथिला। हमने प्रायः मैथिली में वीडियो बनाया है और यह वीडियो हम आपको हिंदी में ला रहे हैं। तो सर हमारे साथ है और इस समय हम हैं बेगूसराय में, चौराहा ब्लॉक करके ये चौराही ब्लॉक करके ये जगह है, वहाँ पर हैं। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है स्टैंड विथ मिथिला पर। और ये जितना कुछ मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो को पूरा आप देखिएगा। आई होप बिहार में यह एक बहुत ही यूनिक चीज़ें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सर सबसे पहले एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मेरा घर हुआ हसनपुर ब्लॉक, नयानगर पंचायत, गांव नयानगर, जो कि रोसड़ा सब डिवीज़न में आता है जी। क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर पर है, बेगूसराय और समस्तीपुर के बॉर्डर पर है। और मैं पेशे से किसान हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई सेंट पॉल स्कूल दार्जिलिंग से की है और कॉलेज की पढ़ाई हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MA हिस्ट्री में किया है। नौकरी मिला 87 में टाटा चाय बागान में, मुन्नार केरला में। लेकिन उसको छोड़कर हम गांव में 38 साल हो गया है गांव में खेती कर रहे हैं। यहाँ के 20 साल 2001 से 2021 तक मुखिया भी रहे और मेरा पैशन है। नौकरी मिला 87 में टाटा चाय बागान में, मुन्नार केरला में। लेकिन उसको छोड़कर हम गांव में 38 साल हो गया है गांव में खेती कर रहे हैं। यहाँ के 20 साल 2001 से 2021 तक मुखिया भी रहे और मेरा पैशन है खेती। बिल्कुल। तो सर आपने बिहार को बड़े नज़दीक से देखा है, खास करके मिथिला क्षेत्र को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये अनुभव लेना चाहूँगा कि बिहार में किसानों के लिए क्या है? मेरा मानना है कि जितना आमदनी खेती में है उतना कोई चीज़ में नहीं है, लेकिन लोग खेती को सीरियसली लेते नहीं हैं। खेती एक साइंस है, ये टेक्नोलॉजी का चीज़ है। इसमें जितना साइंस और टेक्नोलॉजी, चाहे नॉलेज के फॉर्म में डालें या टेक्नोलॉजी के फॉर्म में डालें, उतना ही इनकम है। और लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। लोग लीक से हट के खेती नहीं करना चाहते हैं, वही ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीका से गेहूं मक्का धान में उलझे रहते हैं। और मेरा मानना है कि गेहूं मक्का धान से किसान का पेट नहीं चलने वाला है। बिल्कुल अनप्रोफेशनल वे कहीं ना कहीं बाकी किसान जो है सो वो फॉलो कर रहे हैं। रूढ़िवादी ट्रेडिशनल, आप टेक्नोलॉजी को इन नहीं आने दे रहे हैं, नए नॉलेज को नहीं आने दे रहे हैं, नए क्रॉप्स को नहीं आने दे रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आप देख रहे हैं पीछे में केला लगा हुआ है, इधर स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरी है ना? अच्छा। और तो ये प्रीमियम खेती है, ठीक है। प्रीमियम खेती में इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन और भी बहुत सारे, जैसे केला सबसे आसान खेती है जो 11 महीने में आपको रिटर्न देगा। फिर ऑब्वियसली गेहूं मक्का से ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका जो क्षमता है उस लेवल पे आप कीजिए। बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं हम ये चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बिहार का जो धरती है जहाँ पर आप
पूरे प्रोफेशनल तरीके से पिछले 38 सालों से इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो जो नए वर्ग, जो हमारे जो यूथ है, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा चीजें करें, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक ये बदलाव हम देख रहे हैं कि आजकल जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं, हमारा जो ग्रुप है स्मार्ट फार्मर्स ऑफ बिहार में, काफ़ी IITians हैं, MBAs हैं, इंजीनियर्स हैं, जो अपनी नौकरी छोड़कर खेती और खेती से जुड़ा हुआ, जिसको एलाइड एक्टिविटीज़ कहते हैं, एग्रीप्रेन्योरशिप कहते हैं, बिजनेस मॉडल में कहते हैं, या आप सर्विस प्रोवाइडर हों या एग्रीगेटर हों या खुद खेती करने वाले हों, मतलब किसी भी तरह से खेती से लिंक्ड। अब इतना स्कोप है बिहार में, और अभी फ़िलहाल बिहार में खेती के अलावा बहुत ज़्यादा स्कोप भी नहीं है। बिल्कुल। और हमारी सरकार ने जब से हमें 22 घंटे बिजली दी, ये सब संभव तभी हुआ क्योंकि आप जहाँ खड़े हैं ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम है। अच्छा। यहाँ कंप्यूटराइज्ड इरिगेशन, फर्टिगेशन, यहाँ तक कि जो आप ये छोटा सा पोल देख रहे हैं, जी जी जी, इस तरह के देखिए, उधर भी लगा हुआ है, वहाँ भी लगा हुआ है। हाँ, मैं ये चीज गौर कर रहा था, क्या ये इसको बोलते हैं इरिगेशन यूनिट। अच्छा। ये सेंसर्स है जो हमारे मोबाइल पे हर एक घंटे में हमको बताता है कि हमारे सॉइल में प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर मॉइस्चर कितना है, टेम्परेचर कितना है, और ये हमें खेती में डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और ये मैं 2007 से कर रहा हूँ। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, माइक्रो इरिगेशन, जैसे आप देख रहे हैं कि पाइप से हर एक पौधे को पानी और खाद पाइप से आता है। अब इतना बड़ा खेत है और इसमें बस एक आदमी चाहिए, खाद दे दिए, पानी दे दिए, काम खत्म। बिल्कुल। तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपको काफी हाई पड़ता होगा? नहीं, गवर्नमेंट 90% सब्सिडी दे रही है उस पर। अच्छा। और फिर भी अगर लोग अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं तो फिर कैसे? हाँ, ये उनका प्रॉब्लम फिर हो जाता है। हाँ। तो ये सारी चीजें चल रही है। अच्छा, इसमें कितना केला का जो आप कर रहे हैं, ये कितने लगभग कितने क्रॉप्स हैं जिसको आपने यहाँ पे हम लोग जैसे कि सब मिला के लगभग 16 फ्रूट कर रहे हैं। अच्छा। ओनली फ्रूट के सेक्टर में आप? हाँ, ओनली फ्रूट, क्योंकि वो फ्रूट से ही किसान को एक वैसा इनकम मिल सकता है जो वो थोड़ा सा लग्जूरियस लाइफ लीड कर सकता है। ठीक है। जैसे हम अभी कर रहे हैं, केला है, आम है, लीची है, अमरूद है, ड्रैगन फ्रूट है, मौसमी है। तो इस तरह के ढेर सारे फ्रूट्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो सर, हम ये कह रहे थे कि जैसे आप फ्रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या इसको मार्केटिंग करने में भी कोई इश्यू आती है या गवर्नमेंट का? देखिए, मार्केटिंग सबसे मुश्किल काम है किसान के लिए। मेरा मानना है कोई चीज़ उपजा लेना उसके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। मार्केटिंग एक ऐसा चीज है जहां आके किसान फंसता है। तो हमारा तो 38 साल का अनुभव है, हमने तो अपना नेटवर्क एक बना लिया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे गांव में कम से कम 20-25 किसान हैं जो यही चीज़ करना शुरू कर दिए हैं। और हमने एक FPO भी खोला है और मकसद है कि एक सिमिलर आइटम प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इस गांव से हम लोग मार्केटिंग भी करें। तो नयानगर को हम लोग एक हब बनाना चाहते हैं फ्रूट्स का, जहां किसान जो चीज़ उपजाएं उसको मार्केट में पहुंचाने में सहूलियत हो। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आप सर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या फिर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट? हमारे पास 6 सुपरवाइजर्स हैं और 15 परमानेंट लोग हैं जो खेत में काम करते हैं। और फिर ज़रूरत पड़ने पर फ्लोटिंग पॉप, मतलब वो जैसा काम होता है वैसा लेबर मिल जाता है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें सर साल भर में कितने का बिजनेस आप कर लेते हैं? अभी तो हम लोग अपने फार्म का 2 करोड़ का टर्नओवर है और नियर फ्यूचर 5 साल में इसको टारगेट है कि 5 करोड़ तक पहुंचाने का। अच्छा, तो सर मेजर चीज़ें इसमें अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो सर मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ के जो यूथ हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म ये मिल सकता है, क्योंकि बिहार का खास करके जो धरती है जहाँ पर किसानी करके एक अच्छा इनकम कमाया जा सकता है, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं यूथ को कि वो इस सेक्टर में आए? बिल्कुल, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेक्टर में आए नहीं। मुझे उन लोगों को ये मैसेज देना है जिनके पास जमीन है जी। आपके पास, मैं उसे एक ATM मानता हूँ जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे।
अगर आपके पास जमीन है तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे लोग तो लीज पर जमीन लेके यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों मार्जिन है तब तो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। मेरा मानना है कि अगर आप 100 रुपये लगाएंगे, अगर अच्छी खेती कर रहे हैं तो 300 रुपये रिटर्न आएगा। 100 रुपये काट के 200 प्रॉफिट कोई बिजनेस नहीं देगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। बशर्ते आप सही टेक्नोलॉजी, सही चीज़ों का चुनना कि कौन सा फसल करें। हाँ। और हमारे यहाँ तो पिछले 4-5 साल में लगभग 10,000 लोग विजिट कर चुके हैं। खेती से जिसको भी वास्ता है बिहार में सब लोग जानता है। यहाँ सीएम खुद आके इनॉग्रेशन किए थे, डिप्टी सीएम आके घूम चुके हैं, बहुत सेंट्रल मिनिस्टर्स घूम चुके हैं पूरे इंडिया से। अब जब गुजरात और तमिलनाडु और आंध्रा से किसान यहाँ आने लगे देखने के लिए, तब मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि हम तो उन लोग को बेंचमार्क मार रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब ढेर सारे लोग यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए कि हम कैसे इस तरह का खेती करें। बिल्कुल। आपने इसमें एक बात बीच में कही कि सही प्रोडक्ट चुनना या फिर सही जो भी हमारे प्रोडक्ट सही चुनने का मतलब है कि आपके इलाके में क्या चीज अच्छा हो सकता है और कैसे उसको आप बिहार में कर क्या सकते क्या हैं। देख रहे हैं? बिहार में कौन कौन सी चीजों पे हम बिहार में आप एनीथिंग ग्रो कर सकते हैं। मैं बनाना इसलिए किसान को सजेस्ट करता हूँ, ये इजीएस्ट है क्योंकि बनाना नेटिव है आपका, होता है, बस सही वैरायटी चुनना है, सही ब्रीड चुनना है। और चूंकि बनाना करना आसान है, थोड़ा सा पूंजी लगता है उसमें मक्का गेहूं से ज्यादा। अच्छा, एक अगर मैं बनाना की बात करूं तो सर 1 एकड़ में कितने बनाना का पेड़ लगाया जा सकता है? 1200 एकड़ में लगभग 1300 कुछ। 1 एकड़ में 1300 कुछ लगाया जा सकता है। और उसका अगर कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन अगर हम बात करें, लगभग 80,000 रुपए आपको साल में लगेगा। ठीक है। अगर उसको हम अर्निंग के पर्पज से देखें, आपको अगर आप अच्छे किसान हैं, मेहनत अगर करें तो खर्चा काट के 2 लाख से ऊपर आमदनी होता है। अच्छा, उस पे अगर तुलना करें गेहूं मक्का से, आपको 3500 से 40,000 ज्यादा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो जब धूप में ही खड़ा रहना है तो प्रोडक्ट ऐसा चुनिए ना जो तिगुना चौगुना आपको दे। बिल्कुल। कहाँ 35,000 और कहाँ 2 लाख। बिल्कुल। अच्छा, अगर स्ट्रॉबेरी की, चूंकि स्ट्रॉबेरी मुझे जो लग रहा है बहुत नया मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं कहीं पे ऐसा देखा नहीं हूँ, कर नहीं रहा है कोई, तो इसमें स्ट्रॉबेरी का क्या कॉस्ट ऑफ? स्ट्रॉबेरी थोड़ा महंगा है, हम यूजुअली रेकमेंड नहीं करते हैं किसान को, थोड़ा डेलिकेट है, मार्केटिंग इश्यूज है इसमें, क्योंकि शेल्फ लाइफ बहुत कम है। लेकिन ये एक ऐसा फसल है जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपया खर्चा है बीघा में, बट ये आपको 6 लाख प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा, वाह, बहुत बेहतर और सारी चीजें जानकारी हमने सर से बात किया। अब कुछ एंड मोमेंट में मैं आपसे प्रश्न राजनीति से जुड़ा हुआ, चूंकि आपका करियर रहा है 20 साल का, तो ये जानना मैं चाहूँगा कि राजनीति बिहार का एक बहुत अलग, तो इसमें आपका क्या अनुभव रहा? आपने उन चीज़ों को कैसे महसूस किया और कैसा आपका दौर? हम तो 38 साल में इतना बदलाव देखे हैं इस स्टेट में, सरकारें बदली हैं और बिजली जहाँ हमको लगता है महीने में 22 घंटा नहीं रहती थी, अब दिन में 22 घंटा रह रहा है। और मेरा ये मानना है कि इस बिजली के बदौलत बिहार में कृषि में एक साइलेंट रेवोल्यूशन ऑलरेडी शुरू है। और ये 5 साल में इसका इम्पैक्ट दिखेगा, तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। बाकी तो रोड्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर, हमको अभी मील का पत्थर गर्दन में, अगर मैं बोलूं कि बिहार के गर्दन में कौन सा मील का पत्थर है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और मैं अगर कोई एक बिंदु आप बोलिएगा टच करने, क्योंकि मेरा 38 साल का अनुभव है, लैंड रिकॉर्ड्स। हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड्स के इतने बदतर हाल है, और मेरा मानना है कि ये सबसे बड़ा कारण है बिहार को पिछड़ा रहने का। 2 सरकार ने अभी मुहिम चलाया है पूरे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना और कंप्यूटराइज करना, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये सफल नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा मतलब सरकार को कहना है कि पॉलिटिकल विल के साथ, बिल्कुल, हाँ, मैं मानता हूँ बहुत लोग को कष्ट होगा, हम ही जमीन वाले हैं, हमको भी कष्ट होगा, बहुत सारा लैंड का पेपर्स ये सब दिक्कत, बहुत पुराना है, लेकिन राज्य के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस दिन ये लैंड रिकॉर्ड्स 100% क्लियर हो जाएगा, इस राज्य को कोई नहीं रोक सकता है। और जिस दिन बिहार तरक्की करेगा ना, तो वो सेकंड इकोनॉमी इंडिया को बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इतना पोटेंशियल है स्टेट में और ये दबा पड़ा है पोटेंशियल। अच्छा सर, मिथिला की मैं बात करूं, मैं अब इसको क्लोज ही करूंगा, तो मिथिला के लिए आपका क्या कहना है? चूंकि मिथिला एक बहुत
हमारा जो पूरे भारतवर्ष है उसमें मिथिला को एक बहुत बिंदी की तरह देखा जाता है। जी बिल्कुल। तो आप मिथिला क्षेत्र से ही हैं, आपका इसके प्रति क्या भाव है? मेरा यही कहना है कि मिथिला का जो कल्चर है इसको और हाईलाइट होना चाहिए, कि ये यूनिक कल्चर है। मतलब इससे इतना सोफिस्टिकेटेड या डेलिकेट एक कोई कल्चर नहीं हो सकता है, चाहे उसका आर्ट एंड क्राफ्ट ले लीजिए, उसका खाना ले लीजिए, उसका पहनना ले लीजिए, और बोली का तो कोई जवाब ही नहीं है। और ये चीज़ हाईलाइट होना जरूरी है। बिहार को लोग हमेशा रफ और नेगेटिव चीज से देखते हैं, और उनको मालूम नहीं है कि यहाँ कितनी शालीनता है, कितना पोलाइटनेस है, कितना कर्टसी भरा हुआ है हम लोग के इसमें। इस चीज़ को हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपने सुना, आई होप कि आपको ये सारा चीज़ें अच्छा लगा होगा। मैंने सर का समय भी ज़ाया किया। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ठीक।